बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यहाँ वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं। मानसून का सीजन आते ही जहां एक तरफ लोगों को बहुत खुशी भी होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके और परिवारों को बाढ़ का खतरा भी सताने लगता है, जिसकी तैयारी भले ही सरकार करती है मगर आपदा पूरी तरह से नहीं रोक पाती है। बता दें, दिल्ली में भी मौसम का हाल बेहाल है और दिल्ली में मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि आज से मानसून नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में तटीय कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा के लिए हम रेड अलर्ट भी जारी कर रहे हैं। वहीं वहां पर 20 सेमी से अधिक वर्षा हो सकती है। और अब अगर दिल्ली की और एनसीआर की बात करें तो वहां पर कल तक हल्की सी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में भी वर्षा की स्थिति हल्की ही रहेगी और इसी वजह से दिल्ली के लिए कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। देखिए, अगर आप उत्तर भारत की बात करें, कल तक क्या था, जो मानसून ट्रफ का जो पोजीशन था वो नॉर्मल से नॉर्थ की तरफ था। अगर मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँ, मानसून जनरली जो नॉर्मल पोजीशन होता है गंगानगर से कलकत्ता तक होता है, तो अभी ये नॉर्थ में था। लेकिन कल तक का उस समय क्या था, उसके बाद आज से जो है मानसून ट्रफ नीचे शिफ्ट हो गया। और इसके साथ ही जहां पे एक सर्कुलेशन है आपका क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में, और इसके प्रभाव से उसके साथ ही ऑफशोर ट्रफ है, हवाएं स्ट्रांग है, तो मेजरली जो वेदर है वो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया पे ज्यादा वेदर हो रहा है। और आने वाले दिनों की बात करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जहां के लिए हम रेड अलर्ट दे रहे हैं। और वहां पे 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। देखिए, अगर एनसीआर की बात करें तो कल तो थोड़ा लाइट टू मॉडरेट रहा, क्योंकि मानसून ट्रफ नॉर्थ में था। आज अभी वो साउथ में शिफ्ट हो गया थोड़ा दिल्ली के। उसके प्रभाव से क्या है कि जहां जो रेनफॉल एक्टिविटी है लाइट ही रहेगी, हल्का फुल्का कहीं पे ड्रिजल या लाइट रेनफॉल हो सकता है। और 2 दिन के बाद जैसे मानसून ट्रफ का फिर वेरिएशन आएगा, उसके बाद लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी है। नहीं, दिल्ली के रिलेटेड कोई अलर्ट नहीं है। जितना भी अलर्ट है हमारा, जो आज के लिए रेड अलर्ट की बात करें, आज के लिए हमारा स्पेसिफिकली केरला के लिए रेड अलर्ट है, स्पेसिफिकली नॉर्थ केरला, कोस्टल कर्नाटका, उसके बाद कोंकण एंड गोवा, वहां के लिए हमारा अलर्ट है। और इसके बाद भी कंटिन्यूस 2 दिन जहां ही मैक्सिमम एक्टिविटी होने का अनुमान। देखिए, बारिश तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि समझ चलिए ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। और जनरली क्या होता है कि जब रेनफॉल एक्टिविटी होती है देन इट्स फाइन, कंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज क्या है कि जब रेनफॉल नहीं होती, ह्यूमिडिटी हायर साइड रहता है और थोड़ा टेम्परेचर भी स्लाइटली हायर रहता है, इसलिए डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा फील। वही है कि जब तक मानसून सीजन होता है, आपकी जो हवाएं हैं बे ऑफ बंगाल से जनरली आती हैं, सम टाइम अरेबियन सी से भी आती हैं, तो ह्यूमिडिटी जनरली मानसून सीजन में हायर साइड रहता ही है। और जब तक रेनफॉल नहीं हो तो मानसून जो है ह्यूमिडिटी हायर साइड रहने का अनुमान ही है। जैसे मैंने कहा, आने वाले 2 दिनों में लाइट रेन रहेगा, तो उसके साथ ही ह्यूमिडिटी भी थोड़ा हायर रहेगा, उसके बाद थोड़ा राहत आने का। देखिए, अगर आप उत्तर भारत की बात करें, रुक करते हैं इस दूसरी जरूरी खबर पर। जगन्नाथ मंदिर उन बेशकीमती और बेशुमार मंदिरों में से है जिन्हें भारत ने आज भी वैसे ही संजो कर रखा है जैसे वो आज से कई साल पहले हुआ करता था, जिसके देखभाल के लिए तमाम लोग भी होते हैं और कमेटी भी गठित की जाती है। बता दी एक खास खबर उड़ीसा से आप देख रहे हैं, जहां आज मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जा रहा है। ये भी बता दें कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष और उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए विश्वनाथ रथ ने कहा है कि जैसा कि तय किया गया था और आज जैसा कि सभी जानते भी हैं, सरकार ने 3 भागों में आवश्यक एसओपी जारी कर दिए हैं।
एक रत्न भंडार खोलने के लिए जारी किया गया है, तो फिर दोनों भंडारों में रखे आभूषण और कीमती सामानों को गर्भगृह के अंदर पूर्व आवंटित कमरों में ले जाने के लिए है। इसी क्रम में आज हमने एक बैठक बुलाई, जिसमें हमने रत्न भंडार खोलने और आभूषणों की देखभाल करने का फैसला भी किया है। वहीं इस बैठक में हुई चर्चा और पुरोहितों और मुक्ति मंडप को सुझावों के अनुसार रत्न भंडार खोलने का काम किया जा रहा है। ये प्रक्रिया रिकॉर्डिंग के 2 सेटों के साथ की जाएगी और 2 प्रमाण पत्र भी होंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि यह एक चुनौती होगी, क्योंकि हमें अंदर की स्थिति के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यह आखिरी बार 1985 में खोला गया था और आज हम किसी भी हालत में इस ताले को जरूर खोलेंगे। वहीं इस मामले पर पुरी एसपी पिनाक मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा है कि हमने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के उचित प्रबंध किए हैं। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर क्यूआरटी की तैनाती भी की गई है, जिसके बाद इस मामले पर ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश दिए गए हैं कि हमें वहां मौजूद रहना है। आज हम वहीं पर रुकेंगे और देखेंगे कि गिनती आराम से हो। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्वनाथ की प्रभु की कृपा से सब कुछ आसान होगा। और ये भी बता दें कि पिछली सरकार ने रत्न भंडार को रहस्य बनाकर रखा था, जबकि रत्न भंडार की बार बार गिनती होनी चाहिए। हम लोग आज ही निकल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि नीलाद्रि विजय तक वहीं पे रहना है, तो माननीय लॉ मिनिस्टर भी जाएंगे, कल्चर मिनिस्टर भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और शायद हम आज से ही वहीं पे रुकेंगे और नीलाद्रि विजय तक वहीं पे रहेंगे। देखेंगे कि नीति कांति आराम से हो और प्रभु की जैसे आड़प मंडप से रथ में जाना, फिर रथ से बाहुड़ा यात्रा में जाना और वहाँ पे सुनावेश है, फिर नीलाद्रि विजय है, ये सब काम आराम से हो उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। बाकी जो प्रभु की इच्छा है कि 3-4 दिन उनके सेवा में हम जा रहे हैं, तो हम लोग सब खुश हैं कि प्रभु के कार्यक्रम सब आराम से हो। कोई सब लोग जितने आराम से आते हैं पुरी को, आज पाक तो शायद अनुकूल रहेगा इस टाइम, सब लोग और ज्यादा भी भीड़ होगा सुनावेश में और नया नया प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पे है। हमको विश्वास है कि प्रभु की कृपा है, सब कुछ आसान होगा। आप सेवायत के साथ और प्रशासन के साथ हम जाने के टाइम पे हम जाएंगे तो आड़प मंडप में प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रशासनिक जो मंदिर प्रशासक है उनके साथ बैठेंगे, उसके बाद जो सेवायत है उनके साथ बैठेंगे, एसपी कलेक्टर के साथ बैठेंगे और पुलिस प्रशासन का थोड़ा कड़वा होना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जो गलत हुआ है वो गलत दोबारा नहीं होना चाहिए। और मंदिर में इतने लोग आ रहे हैं, हमने रथ यात्रा के दिन भी देखे थे, बहुत लोग आ रहे हैं, तो शायद इतने लोगों को पुलिस प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। फिर भी इस बार देखेंगे कि हमसे कोई चूक ना हो। वो भाजपा जो बोल के आई थी, एक एक करके काम कर रही हैं। 4 द्वार खुले हैं और रत्न भंडार भी आज खुलेगा। प्रभु की सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी, तो इस आज प्रभु की कृपा से वो गिनती भी होगी और देखते हैं खुलने के बाद ही पता लगेगा कितने रत्न है प्रभु के पास। We have made elaborate security arrangement for today. Every aspect of security is taken care of. Checking and frisking of the persons who are supposed to enter inside the temple. And quick reaction team has been deployed at important places to avert any untoward incidents. In addition to that, we have also placed a contingency arrangement, and all the contingency plans are in place. So we made elaborate police arrangement for today, and I hope that with everyone's cooperation, the work will be
completed by the blessings of the Lord. The daily rituals that are supposed to be held inside the temple will be held. Identified servitors, those who have their rituals today, they will be allowed inside the temple. Only identified servitors, those who have their duty today, they will be allowed inside the temple, and no other persons will be allowed inside the temple. Yes, as scheduled and as known to everybody, government has already come out with the required SOPs in 3 parts mostly. One is for the opening this way or that way of the Ratna Bhandar, both Bhitar and Bahar, and then taking custody of the ornaments and the jewellery stacked therein in both the Bhandars, and section wise to different rooms already selected inside the Garbhagriha. And today we convened the meeting. In the meeting we resolved to proceed to go ahead with the opening and the taking care of the ornament aspect, since there will be certain requirements to be provided by or managed by the state government in the matter of Manti Ganti. Manti Ganti will take some time after the government gives its nod in its full preparation to provide man machineries. We will be going ahead with that. As per the discussion in the committee and the Paramarsha of the Purohits, the Mukti Mandap, we are planning to open it. The right time for opening, as per their advice, appears to be 1:28. Now we will be proceeding to temple to take stock of the arrangements already, and in the process we will definitely stick to our timing of 1:28 to open the lock. हम लोग आज ही निकल रहे हैं माननीय रुक करते हैं तीसरी और इस जरूरी खबर पर। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर हरियाणा या दिल्ली की सरकार। जी हां, आपको बता दें हरियाणा पुलिस ने तारीफ के काबिल होने का काम किया है, क्योंकि हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कई आपराधिक मामलों में आरोपी कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें अपराधी 2020 में पैरोल पर रिहा होने के बाद से कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बच रहा था। यही नहीं, फर्जी तरीके से हासिल किए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल कर राकेश 2023 की शुरुआत में देश से भाग गया था और विदेश से अपने आपराधिक गिरोह का संचालन किया करता था और इसके साथ ही स्थानीय गिरोह के साथ गठजोड़ करता था और हिंसक वारदातों को अंजाम भी दिया करता था। वहीं इस मामले पर डीआईजी एसटीएफ सिमरदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की है। साथ ही साल 2020 में पैरोल पर रिहा होने के बाद से वह भगोड़ा होकर के पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने दूसरे देशों में रहते हुए भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम भी दिया था, जिसको पुलिस ने अब धर दबोचा है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की सफल गिरफ्तारी के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश, जिसे काला खैरमपुरिया के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप में शामिल था और सन 2020 में पैरोल पर रिहा होने के उपरांत भगोड़ा होकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इस दौरान उसने भारत में रहते हुए और बाद में विदेशों जैसे यूएई, आर्मेनिया और थाईलैंड जैसे देशों में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना जारी रखा। राकेश का आपराधिक रिकॉर्ड सन 2014 से शुरू हुआ और उसके ऊपर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए उपयोग अंकित किए गए। अंततः उसे 2015 में पुलिस थाना बादरा, जिला हनुमानगढ़ में एक मर्डर के केस में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 2020 में 2020 तक सजा काटने के बाद उसे पैरोल पर रिहा
किया गया, परंतु उसने अभी कभी वापस रिपोर्ट नहीं किया। इस दौरान उसने गिरफ्तारी से बचते हुए हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ाया। उसने सन 2021 में थाना भट्टू कलां, जिला फतेहाबाद में गांव दरोली में एक हत्या की, परंतु तब भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही और इस अभियोग में माननीय अदालत ने वर्ष 2023 में उसे एक उद्घोषित अपराधी घोषित किया। फर्जी तरीके से प्राप्त डॉक्यूमेंट्स यूज करके उसने पासपोर्ट बनवाया और 2023 की शुरुआत में देश से फरार हो गया और विदेश में अपने आपराधिक गिरोह का संचालन करने लगा। स्थानीय गिरोहों के साथ गठजोड़ कर हिंसक कृत्यों का अंजाम दिया। उसके संपर्क कुख्यात आपराधिक समूहों जैसे हिमांशु भाऊ गैंग और नीरज फरीदपुरिया गैंग के साथ फैले हुए हैं और इनके साथ योजना बनाकर राकेश उर्फ काला ने कई हाई प्रोफाइल अपराध जैसे टारगेटेड किलिंग, एक्सटॉर्शन और रैंसम कॉल्स की घटनाओं को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। प्रमुख घटनाओं में दिसंबर 2023 में जिला सोनीपत के गांव में एक सरपंच की हत्या, इस साल जनवरी में गोहाना के एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर फायरिंग, मूर्थल के एक ढाबे पर दिन दिहाड़े हत्या और पिछले महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बर्गर किंग नाम के आउटलेट पर निर्ममता से एक व्यक्ति की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई। अभी गत 24 जून 2024 को 3 नकाबपोश हमलावरों ने जिला हिसार हरियाणा में महिंद्रा कार डीलरशिप के बाहर गोलाबारी की। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक विस्तृत जांच शुरू की और राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड पाया। जांच से पता चला कि राकेश ने हथियारों की व्यवस्था की और हमले की योजना बनाने में हथियारों के साथ समन्वय किया और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से कार डीलरशिप पर हमले की जिम्मेदारी भी ली। स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा ने उसे ढूंढने के लिए एक विस्तृत जांच की। जांच के दौरान एसटीएफ की टीमों ने उसके फर्जी पहचान का पता लगाया, जिसके आधार पर काला ने अपना पासपोर्ट बनवाया था। एक बार उसकी पहचान स्थापित हो जाने के बाद टीमों ने उसकी यात्रा विवरण का पता लगाया और कठिन प्रयासों के बाद उसे विदेश में चिन्हित कर लिया गया। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों ने तुरंत गृह मंत्रालय के साथ समन्वय किया और राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया के खिलाफ संबंधित इंटरपोल नोटिस तथा अंतरिम गिरफ्तारी हेतु पत्र जारी करवाए। गृह मंत्रालय ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और भारत और विदेश में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया। इसी बीच एसटीएफ की टीमों ने उसका पासपोर्ट, जिसे उसने फर्जी तरीके से प्राप्त किया था, उसको रद्द करवाया गया और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय के माध्यम से उसकी पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड स्थापित करने वाले आवश्यक कानूनी दस्तावेज साझा किए गए। इस सहयोगात्मक प्रयास के कारण राकेश उर्फ काला के विदेश से भारत लाया जा सका। फिर एसटीएफ की टीम ने पहले से जारी करवाए गए लुकआउट सर्कुलर के आधार पर राकेश उर्फ काला को कल रात दिल्ली एयरपोर्ट में हिरासत में लिया। विस्तार से पूछताछ करने के उपरांत राकेश उर्फ काला को विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया तथा आज उसे अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड के लिए आवेदन किया जाएगा। राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस की अपराध नियंत्रण और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अटूट प्रतिबद्धता का दृढ़ संदेश देती है। पुलिस संगठित अपराध में शामिल व्यक्तियों का पीछा करने, उनके आपराधिक नेटवर्क को समाप्त करने और अपराधियों को कानून के पूर्ण बल का सामना कराने के अपने संकल्प में दृढ़ है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स